नमस्कार। कक्षा 12 विषय इतिहास का जो हमारा दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में आज हमने अगले वीडियो में दक्षिणी भारत के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था और साथ में दक्षिणी भारत की जो महत्वपूर्ण देन थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि दक्षिणी भारत के शासकों ने भारत को अपने शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण देन प्रदान की और किस तरह उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया। आज हम कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल्हण एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था, जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और जो हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कल्हण कश्मीर के लाहौर वंश के शासक हर्षदेव थे, जिनका शासनकाल 1068 से 1101 तक का था। उनके महामात्य यानी महामात्य का अर्थ है जो मंत्री पद होता था, उसी में ही महामात्य का एक पद था। यानी जो हर्षदेव के मंत्री थे चंपक, और उन्हीं चंपक के पुत्र थे कौन? कल्हण। ठीक है, तो कल्हण के पिता का नाम था चंपक, जो कश्मीर के शासक हर्षदेव के महामात्य थे। और इसके साथ साथ संगीत मर्मक कनक जो थे वो कल्हण के भाई थे। महान संगीत के ज्ञाता कनक जो थे वो कल्हण के अग्रज थे। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना लाहौर वंश के जो अंतिम शासक थे जयसिंह के समय में की थी। राजतरंगिणी का जो रचना काल है वो 1147 से 1149 तक का है। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, जो महाभारत काल से लेकर स्वयं अपने युग तक कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया गया है। यानी इसका जो रचना काल है वो तो 1147 से 1149 है, लेकिन उसमें कश्मीर का जो इतिहास का वर्णन है वो महाभारत काल से लेकर जिस युग तक कल्हण का समय था उस युग तक का जो भी कश्मीर का इतिहास रहा है उस सबका वर्णन इस राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में किया गया है। भारतीय इतिहास लेखन में कल्हण की राजतरंगिणी पहली प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है। राजतरंगिणी में 8 तरंगे और संस्कृत के कुल 7826 श्लोक है। तो राजतरंगिणी में जो तरंगे हैं उनकी संख्या 8 है, यानी 8 उसके अध्याय है। पहले के जो 3 तरंग है उसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण किया गया है। इस युग के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने पौराणिक स्रोत और अनुश्रुतियों तथा मिथकों का उपयोग किया था। इस युग के राजाओं का महाभारत तथा रामायण के चरित्र नायकों से संबंध जोड़ा गया। यानी जो प्रथम 3 तरंगे हैं उसमें हमें कश्मीर की प्राचीन परंपराओं से संबंधित जानकारी मिलती है, और इसके साथ साथ जो रामायण और महाभारत काल के जो शासक थे उस समय के, उन्हीं नायकों के साथ इस युग के यानी कश्मीर के जो राजा थे उनको जोड़ा जा रहा था। चौथे से लेकर जो छठे तरंग है उसमें कारकोट और उत्पन्न वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कश्मीर के ये वंश है जिसकी जानकारी हमें चौथे तरंग से लेकर छठे तरंग में मिलती है। पहले की जो 3 तरंगे हैं उसमें प्राचीन इतिहास का वर्णन है कश्मीर का। ठीक है, प्राचीन परंपराओं का कश्मीर में क्या स्थान था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और अगले चौथे से लेकर छठी तरंगों में कारकोट और उत्पन्न वंश जो था कश्मीर का वंश, कश्मीर के शासकों का वंश है, उसका वर्णन हमें इन तरंगों में मिलता है। केवल अंतिम 2 अध्याय है वो कल्हण की व्यक्तिगत जानकारी और ग्रंथावलोकन पर आधारित है। यानी चौथे से लेकर छठे तरंग में जो उसके अंतिम लास्ट के 2 अध्याय है उसमें सिर्फ कल्हण की व्यक्तिगत जानकारी हमें मिलती है। इस युग के बारे में उनकी पकड़ निश्चय ही ऐतिहासिक अभिलेख और बौद्ध स्रोतों तक पहुंच गई थी।
अंतिम 7वीं और 8वीं तरंग में हमें लाहौर वंश का इतिहास इसमें मिलता है। लाहौर वंश के शासक हर्षदेव के समय उनके पिता कल्याण के पिता चंपक जो थे महामाते थे। तो इस प्रकार हमें लाहौर वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। पुस्तक में घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। ये राजतरंगिणी की एक विशेषता है। राजतरंगिणी की विशेषताओं में आप ध्यान दोगे कि सबसे पहली विशेषताओं में हम ले लेंगे 8 तरंगे थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 7826 संस्कृत के श्लोक थे और ये ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कल्याण की राजतरंगिणी है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। इसके साथ साथ इस पुस्तक की ये भी विशेषता है कि इसमें घटनाओं का जो है क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है। और इसके अलावा कल्याण ने ये जब पुस्तक लिखी तो उन्होंने पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण और दोषों का उल्लेख किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस पुस्तक में सिर्फ राजाओं के का गुणगान ही किया। अगर कहीं पे उन्हें लगा कि राजाओं में ये कमी थी या उनके ये जो उनका जो व्यक्तित्व था या कुछ ऐसे नियम थे जो सही नहीं है, तो उनके दोषों का भी जो है कल्याण ने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार उन्होंने बिना किसी पक्षपात के राजाओं के गुण और दोषों का उल्लेख किया है। जैसे अभी मैंने पहले बताया था, आपको वापस ध्यान कर लेना एक बार कि जो ये पुस्तक है उसमें 8 तरंगे और 7826 संस्कृत के श्लोक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पुस्तक में जो विषय है, मतलब ऐतिहासिक पुस्तक है यानी राजनीति के साथ साथ उसमें सदाचार और नैतिक शिक्षा पर भी प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया। यानी विषय वस्तु के अंतर्गत उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी और इसके अलावा सदाचार और नैतिक धर्म की भी शिक्षा जो है इसमें दी गई है। कल्याण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। कल्याण की राजतरंगिणी संस्कृत में उपलब्ध इन उन रचनाओं में पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त की विशेषताएं पाई गई। यानी इतिहास से संबंधित जो है उस समय की घटनाओं का वर्णन जब कल्याण का समय था। इतिवृत्त यानी उस समय का समकालीन इतिहास। अब हम राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यानी इस राजतरंगिणी नामक ग्रंथ से हम कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है राजाओं की नदी, जिसका अर्थ होता है राजाओं का इतिहास, ठीक है, जो हमें राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कल्याण ने इतिहास को काव्य की विषय वस्तु बनाकर और भारतीय साहित्य को एक नई विद्या प्रदान की। राष्ट्र जीवन के व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों को भी छू लिया था। अब राजतरंगिणी की जो प्रथम तरंग है उसमें बताया गया था कि कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की और उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म प्रचलन में था। रामायण काल में है, महाभारत काल का विषय है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ है उसकी रचना कश्मीर से मतलब महाभारत काल से लेकर और कल्याण ने अपने युग तक का जो कश्मीर का इतिहास था उसका वर्णन किया। तो ये भी बात महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत में ही जो 5 पांडव थे उनका सबसे छोटा भाई था सहदेव, उसने कश्मीर में राज्य की स्थापना की और उनके समय में वैदिक धर्म ही प्रचलन में था। फिर 2073 ईसा पूर्व में कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हो गया।
इसके बाद राजतरंगिणी ग्रंथ की अन्य कुछ विशेषताएं। राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक ग्रंथ है। स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। यानी राजतरंगिणी जो था एक निष्पक्ष और एक निर्भय ऐतिहासिक ग्रंथ था। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कल्हण ने कहा था कि उसने बिना किसी पक्षपात के जो है राजाओं के गुण दोषों का वर्णन किया। तो इस प्रकार ये ग्रंथ जो था एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक ग्रंथ था। और इसके साथ साथ कल्हण ने स्वयं ने ही कहा है कि एक सच्चे ऐतिहासिक लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान होना चाहिए, जिसमें वो कोई राग द्वेष नहीं रखता और सच्चाई का साथ देते हुए सच के साथ, जैसे न्यायाधीश सच का साथ देते हुए न्याय करता ना, तो वैसे ही जो कल्हण थे उन्होंने भी बिना किसी राग द्वेष के और बिना किसी पक्षपात के जो सही था उसी के बारे में लिखा। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना पुराने राजवंशों की देखो, अब राजतरंगिणी लिखने का उद्देश्य क्या क्या था ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ ये बिंदु रहेगा, कल्हण ने राजतरंगिणी जो ग्रंथ लिखा था उसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो पहला, वे राजतरंगिणी के माध्यम से पुरानी राजवंशों की जानकारी देना चाहता था, पाठकों का मनोरंजन करना चाहता था, अतीत से शिक्षा लेना आदि उस कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। फिर इस रचना के मूल में उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। ये तो रचना के मूल उद्देश्य थे। अन्य उद्देश्य वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली भी देना चाहता था। हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध तथा संघर्ष का युग आ गया था और उस समय जो अनिश्चित और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था, वे एक अन्य ऐसा तत्व था जिसने कल्हण को अपने इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। अपने इतिहास के द्वारा जीवन, सांसारिक जीवन और भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। यानी अपने इतिहास के द्वारा वे सांसारिक जो जीवन है और उसके बाद जो भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। यानी हमारा जो ऐश्वर्यशाली जो जीवन है वो नश्वर है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। उनकी ये इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें, इतिहास से सीखें। या सबक लेने के लिए उन्हें परिस्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण भी करना चाहिए। यही विश्लेषण उनकी कृति को अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देती है। मतलब कल्हण ने जो ये राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, तो उसी उद्देश्य को हमने पढ़ा। यानी राजतरंगिणी ग्रंथ लिखने के पीछे उद्देश्य था, एक तो पुरानी राजवंश की जानकारी देना, ठीक है, पाठकों का ग्रंथ लिखा है, जब पढ़ने वाले हैं तो उनका मनोरंजन होगा, दो उद्देश्य हो गए, ठीक है। फिर अतीत से शिक्षा लेना, और इसके साथ साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे कि भी जो कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की जो है पूर्ण वंशावली इससे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने इतिहास के द्वारा जीवन, सांसारिक जीवन है और भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को भी वो प्रकट करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो लोग हैं वो अतीत की गलतियों से सबक ले। यानी जो अतीत के जो शासक थे उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उसकी जानकारी हो जाएगी, तो वर्तमान में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अतीत की गलतियों से सबक लेने के लिए भी उसने इस ग्रंथ की रचना की। और इतिहास से सीख और सबक लेने की शिक्षा देने के कारण भी ये ग्रंथ जो है एक महान कृति के रूप में जो है अपना विशिष्ट स्थान उसने बना लिया। इस प्रकार इसी विश्लेषण के कारण कि भी हम इतिहास से सीख ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं, तो घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसी सीख जो है कल्हण अपने पाठकों को देना चाहता था। इसलिए ये ग्रंथ क्या हो गया, अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बन गया। कल्हण की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तत्कालीन समाज का भी उसमें वर्णन था, जिसमें कल्हण रह रहा था। उनका परिवार राजनीतिक सत्ता से काफी निकट भी था
और उन्हें इस क्षेत्र में इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी भी प्राप्त हुई। यानी कल्हण के परिवार का संबंध राजनीतिक सत्ता से था, क्योंकि उनके पिता जो थे वो महामाते यानी प्रमुख मंत्री पद पर नियुक्त थे, यानी राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए थे। ठीक है, उन्हें राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। यही वजह है कि उनकी रचना अन्य प्रसिद्धि परक कृतियों से ऊपर उठ सकी। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य की विद्या को अपनाया था। उन्होंने अपनी रचना में रचनात्मकता के साथ साथ ऐतिहासिक सत्य को भी संयोजन किया। यानी उसकी रचना में जो है काव्य का रस भी डाला और ऐतिहासिक विशेषताएं भी डाली। इतिहास का जो सत्य था उसका भी संयोजन अपनी रचना में किया। और उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। ये तो उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही। बार बार ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कल्हण कि जो ग्रंथ लिखा गया था जो उसमें उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर बिना किसी पक्षपात के, बिना शासकों के डर से उन्होंने जो सत्य था और जो राजाओं के गुण दोष थे उन सबका जो है उसमें उल्लेख किया। ऐसा नहीं कि भी शासक के गुण दोषों का हम उल्लेख करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की सजा का ऐसा कोई डर नहीं था। कल्हण ने उन स्रोतों का विस्तार से हवाला भी दिया जिनकी उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए जांच पड़ताल की थी। उन्होंने अपने से पहले के 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने राजाओं की काल क्रमानुसार सूची दी। साथ ही उन्होंने उन विद्वानों का विवेचन पद्धति की कमियों की ओर भी इशारा किया है। देखो, कल्हण ने जो राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा था तो अपने से पहले जो विद्वान थे जिनसे उन्होंने कश्मीर के पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास की जानकारी प्राप्त की, तो उसका भी उल्लेख उन्होंने किया है कि इन विद्वानों से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही उन्होंने उन विद्वानों की विवेचन पद्धति की कमियों की ओर इशारा भी किया है। उन्होंने अनुश्रुतियों, परंपराओं, यानी जो उन्हें समाज में और जो लोग हैं उनसे सुने हुए ज्ञान और इस क्षेत्र में लिखी गई प्रमुख रचनाओं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग भी उन्होंने जो है इस रचना ग्रंथ की जानकारी प्राप्त करने में किया। उन्होंने मंदिरों तथा अन्य भवनों पर खुदे हुए अभिलेखों का उन्होंने जो युगांतरकारी उपयोग किया वे एक निश्चित प्रगति का सूचक है। यानी अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्ति, तब जाकर ये इतने बड़े ग्रंथ की रचना हो सके। यानी उन्होंने जो उनसे पहले के जो विद्वान थे उनसे भी सहयोग लिया। ठीक है, इसके अलावा शासकों के विभिन्न जो अभिलेख लिखे हुए थे उनसे भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान और धर्मदान के बारे में भी उन्होंने अभिलेखों से जो सूचनाएं एकत्रित की उनका भी उपयोग किया। यानी पूर्व के जो शासक थे यानी उनसे पहले जो उस शासक आ चुके हैं उन्होंने जो धर्मदान या भूमिदान किया था उसकी सूचनाएं जो उन्हें अभिलेख से मिली है उसका भी उन्होंने कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में उसको लिखा है। इतिहास के तर्क संगत स्रोतों के रूप में अभिलेखों का ये उपयोग निश्चय एक महान योगदान था। कल्हण ने चौथे तरंग के अंतिम भाग में अपने समय तक अर्थात 3886 लौकिक संघ यानी 813 से 14 ईस्वी से 1146 से 50 ईस्वी तक की जो काल गणना है, इतिहास सामग्री की काल गणना और इतिहास सामग्री विस्तृत और विश्वसनीय है। अपनी पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों ने नीलमत पुराण के अतिरिक्त अपने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठासन, वास्तुशासन, प्रस्तुति पट शास्त्र, भग्नावशेष, सिक्के और लोक श्रुति आदि कुछ पुरातात्विक साधनों से भी उन्होंने लाभ उठाने का जो गणवेशात्मक प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है कि अपने युग की अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का निकट से अध्ययन करते हुए वे भी अपनी टीका टिप्पणी में बेबाक हैं। और तो और मैं अपने आश्रयदाता महाराज जय सिंह के गुण दोष ने भी अपनी अनुपम तटस्थता का परिचय दिया। यानी उन्होंने जो महाराजा जय सिंह थे उनके गुण दोष का चित्रण भी तरंग 8 के श्लोक 15 जो 1550
वहाँ जो श्लोक है उसमें उन्होंने वर्णन। अगली वीडियो में हम विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ विजयनगर के अन्य शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे।